करते हैं अदर इफेक्ट्स ऑफ कोर्टिसोल। कोर्टिसोल क्या करता है कि एलर्जिक रिएक्शन में जो एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शन होता है उसे कंट्रोल नहीं करता, जबकि जो एंटीजन और एंटीबॉडी के रिएक्शन के नतीजे में होने वाले जो एलर्जिक रिएक्शन में इन्फ्लेमेशन हो जाती है उसे कंट्रोल करता है। इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस कराएगा और इस तरह जो है लाइफ सेविंग होता है ये। और कोर्टिसोल जो है एनाफाइलेक्सिस शॉक में जो है एलर्जिक रिएक्शंस के नतीजे में जो होता है शॉक, उसे भी प्रिवेंट करता है इन्फ्लेमेशन को रोक के। उसके बाद आ जाता है इनके ब्लड सेल्स और इम्यूनिटी पे क्या इफेक्ट होते हैं। ब्लड सेल्स में जो है अगर हम देखें लिम्फोसाइट्स को और वाइट ब्लड सेल्स को हम देखें, लिम्फोसाइट्स और एओसिनोफिल्स को, तो इनकी क्वांटिटी कंसिडरेबली रिड्यूस करा देता है। इस तरह हम ये डायग्नोस्टिक टेस्ट भी होता है कि कोर्टिसोल की ज़्यादा ओवर प्रोडक्शन हो रही है एड्रिनल ग्लैंड से। उसके बाद अगर हम इम्यूनिटी पे देखें तो ये लिम्फाइड टिश्यू की सिग्निफिकेंट एट्रोफी करा देता है, उसको डिप्रेस कर देता है उसके एक्शन को, ताकि टी सेल्स और वो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस ना कर सके। जब वो टी सेल्स और एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस नहीं करेगा तो वो इन्फ्लेमेशन में पार्ट नहीं लेंगी। इस तरह इन्फ्लेमेशन को रोकने के लिए ये इम्यूनिटी को डिप्रेस करा देता है। लेकिन इसका ये नुकसान होता है कि इम्यूनिटी कम हो जाती है तो उसे फौरन कोई भी फॉरेन इन्वेडर बॉडी को जो है अटैक कर सकता है, क्योंकि उसकी इम्यूनिटी कम हुई हुई है। लेकिन उसके अलावा ये बहुत बेनिफिशियल भी है कोर्टिसोल किसमें कि हार्ट, किडनीज़ और अदर टिश्यूज़ की हम ट्रांसप्लांटेशन जो करते हैं कि उसमें इम्यूनोलॉजिकल रिजेक्शन ना हो, उसके लिए हम कोर्टिसोल देते हैं। एक पिक्यूलियर बात है इसकी कि कोर्टिसोल जो है रेड ब्लड सेल, बाकी वाइट ब्लड सेल्स और लिम्फोसाइट्स और लिम्फॉइड टिश्यू, टी सेल्स, एंटीबॉडीज़ की तो प्रोडक्शन को कम करता है, लेकिन रेड ब्लड सेल्स की जो प्रोडक्शन है उसे बढ़ा देता है। ये नोटिस किया गया कि कोर्टिसोल की सिक्रीशन से एक्सेस सिक्रीशन से पॉलीसाइथीमिया हो जाता है, जबकि कोर्टिसोल सिक्रीट ना हो जब तो उससे एनीमिया हो जाता है। अब कोर्टिसोल एक्ट कैसे करता है, इसका सेलुलर मैकेनिज्म क्या है? इसका सिमिलर मैकेनिज्म है जैसे कि हमने एल्डोस्टेरोन का पढ़ा था। सबसे पहले ये सेल के अंदर लिपिड सोल्यूबल है तो डिफ्यूज़ कर जाता है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर डिफ्यूज़ करेगा तो वहाँ जाके ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर के साथ, प्रोटीन रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा साइटोप्लाज्म में। ये फिर न्यूक्लियस में डिफ्यूज़ कर जाएगा, वहाँ पे हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स फिर न्यूक्लियस में डिफ्यूज़ करेगा, वहाँ पे जो कुछ डीएनए स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस पड़ी होंगी जिसे हम कहते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिस्पॉन्स सेगमेंट्स, उनकी जो है वहाँ पे जाके ये ट्रांसक्रिप्शन कराएगा और उसके लिए कुछ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स आएंगे तो ये मैसेंजर आरएनए बनाएगा। मैसेंजर आरएनए जो है फिर फिजियोलॉजिकल फंक्शंस के लिए प्रोटीन बनाएगा। और इसके अलावा इसके कुछ नॉन एटॉमिक इफेक्ट्स भी होते हैं जो कि सेकंड मैसेंजर के ज़रिए परफॉर्म करता है, उसमें सेल मेम्ब्रेन आयन ट्रांसपोर्ट पर इफेक्ट करता है। उसके बाद हम जाते हैं इसकी रेगुलेशन कैसे होती है। रेगुलेशन इसकी इस तरह होती है कि एंटीरियर पिट्यूटरी से हार्मोन सिक्रिएट होता है ACTH, एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ये इसकी स्टिमुलेशन सिक्रीशन को कंट्रोल करता है। किस तरह से कंट्रोल करता है? हमने पढ़ा था जोना ग्लोमेरुलोसा में, हमने एल्डोस्टेरोन में पढ़ा था कि इसकी सिक्रीशन कंट्रोल होती है पोटाशियम और एंजियोटेंसिन से। लेकिन एड्रीनोकोर्टिकल सेल्स इसमें जो जोना फेसिकुलेटा में है, जोना फेसिकुलेटा और जोना रेटिकुलरिस दोनों में, इनकी सिक्रीशन को कंट्रोल करता है ACTH, एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ACTH जो है 39 अमीनो एसिड पर मिल के बना है, लार्ज चेन लेंथ इसकी 39 अमीनो एसिड है, लार्ज पॉलीपेप्टाइड है। और उसके अलावा जब अब ACTH इट्स सेल्फ सिक्रीशन कंट्रोल होती है हाइपोथैलेमस से। हाइपोथैलेमस से एक रिलीजिंग फैक्टर होता है कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर, जो कि रिलीज़ होता है प्राइमरी कैपिलरी प्लेक्सस से, हाइपोथैलेमस से जाता है हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम में, फिर मीडियम मेमिनेंस में जाता है और फिर वहाँ जाके एंटीरियर पिट्यूटरी में चला जाता है और सिक्रीशन कराता है ACTH की। और इनकी सेल बॉडीज प्रेजेंट होती हैं पैरावेंट्रिकल न्यूक्लियस ऑफ हाइपोथैलेमस में। अब ACTH जो है एडिनोकोर्टिकल सेल्स को किस तरह एक्टिवेट करता है? सबसे पहले ये जाके जो है सेकेंड मैसेंजर के ज़रिए जो है ये इफेक्ट करता है अपना काम। और सबसे पहले ये एडिनाइलाइल साइक्लेस को एक्टिव करेगा जो कि साइक्लिक एमपी कंसंट्रेशन बढ़ा देगा। साइक्लिक एमपी जो है फिर सेकेंड मैसेंजर के तौर पर एक्ट करेगी और ACTH की प्रोडक्शन करा देगी। और मोस्ट इम्पोर्टेंट इफेक्ट इसका ये होता है कि ये प्रोटीन काइनेज को एक्टिवेट ACTH जो है ये इसकी जब ये सेकेंड मैसेंजर सिस्टम को एक्टिव करेगा तो ये कोर्टिसोल की सिक्रीशन करा देगी। अब ये किस तरह होगा कि ACTH का जो मेन इफेक्ट है वो ये है कि प्रोटीन काइनेज एंजाइम से एक्टिव करा देता है। जो इनिशियल रिएक्शन है कोलेस्ट्रॉल टू प्रेग्नेनोलोन जो कि रेट लिमिटिंग स्टेप है, एंजाइम डेस्मोलेज से जो है ये होता है, तो उसकी जो है ये कन्वर्जन को इंक्रीज़ करा देती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे पास कोर्टिसोल की प्रोडक्शन बढ़ जाती है।
इसके अलावा फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस में भी इंक्रीज हो जाता है। अगर पेन स्टिमुलाई है तो वो ब्रेन स्टेम के साथ साथ इसके बाद हाइपोथैलेमस के मेडिनामिनस में भी जाएगा और कोर्टिसोल रिलीजिंग कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर को सिक्रीट कराएगा। उसके अलावा मेंटल स्ट्रेस में क्या होता है कि लिम्बिक सिस्टम की एक्टिविटी बढ़ जाती है। इसमें अमिगडाला और हिप्पोकैम्पस होते हैं और ये सिग्नल लेके जाते हैं हाइपोथैलेमस से ताकि वो इसकी CRF की एक्टिविटी को बढ़ाए ताकि वो ACTH रिलीज़ करे। ACTH इन टर्न जो है कोर्टिसोल की सिक्रीशन बढ़ा देता है। इनहिबिटरी इफेक्ट इस तरह होता है कि कोर्टिसोल जो है नेगेटिव फीडबैक के जरिए हाइपोथैलेमस को कहता है कि CRF की सिक्रीशन को डिक्रीज़ करो, एंटीरियर पिट्यूटरी को कहता है कि ACTH की सिक्रीशन को ACTH की सिक्रीशन को डिक्रीज़ करो। दोनों काम जो है ये कोर्टिसोल की सिक्रीशन को प्लाज्मा लेवल में लो पे ले आते हैं जब प्लाज्मा लेवल में ये हाई में हो। उसके बाद है सर्केडियन रिदम में ये होता है कि इसकी जो कोर्टिसोल का लेवल होता है मॉर्निंग में हाई होता है, इवनिंग में लो होता है। और इसकी वजह से क्या होता है कि ये जब बंदा अपनी स्लीपिंग हैबिट्स को चेंज करता है तो साथ साथ फिर ये इन पे अफेक्ट करता है, हार्मोन्स पे अफेक्ट करता है। तो जब हम कोर्टिसोल का लेवल मेजर कर रहे हो तो हमें ये देखना ज़रूरी होता है कि हम मेजरमेंट साइकिल के किस टाइम पे ले रहे हैं, क्योंकि अगर साइकिल चेंज भी होता है उसकी स्लीप एक साइकिल से तो फिर उसके टाइम पे इफ़ेक्ट पड़ता है।